नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक सिंह और मैं दोस्तों स्वागत करता हूं अपने चैनल पर आपका। दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं। और दोस्तों हमारा भूगोल भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप तैयारी करते रहिएगा। तैयारी लॉकडाउन से मतलब नहीं, किसी आसपास के प्रतिकूल पर्यावरण से भी शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता। ओके, चलिएगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप हमारे चैनल को प्यार दे रहे होंगे पूर्ण रूप से। ओके दोस्तों, हमने आपको कल थोड़ा सा पठार समझाया था, पठार के बारे में थोड़ा बताया था। ओके दोस्तों, ये हमारा पठारी क्षेत्र है पूरा। ओके, जो हमारा भारत है उसका ये पूरा पठारी क्षेत्र है इतना। ओके, हमने आपको बताया था कुछ इस तरह से। ये है दोस्तों हमारा पठारी भाग, भारत का पठारी भाग। ओके, चलिए कल के क्वेश्चन का जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दिया है या नहीं दिया है, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा हर बार का यही फर्ज बनता है कि मैं आपको जो मैंने सवाल आपसे पूछे थे उनके आंसर आपको दूं। ओके, चलिए हमने सबसे पहले पूछा था दोस्तों कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ओके, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 7। कितने थे दोस्तों? 7। संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन किस राज्य से हुआ था? सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इतनी बार पूछे जा चुके हैं कि कल्पना करना मुश्किल है। चलिएगा, कहां से हुआ था दोस्तों? कोलकाता से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से इनका सिलेक्शन किस में हुआ था? संविधान सभा के लिए। ओके, चलिए दांडी मार्च कब से कब तक चला था? सब जानते हैं कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसका मतलब 24 दिन तक चला। ये भी क्वेश्चन आया कि कितने दिन चला है? 24 दिन तक। जैसे महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। ओके, सारे क्वेश्चन पूछे हुए बताता हूँ आपको, आए हुए किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ओके, अंतरिम कैबिनेट में सभा का उपाध्यक्ष कौन था? अंतरिम कैबिनेट मंडल, जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें उपाध्यक्ष कौन था? ये मेरे एग्जाम में भी आया था। कौन था दोस्तों? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपका पठार। पठार की कल हमने आपको दोस्तों परिभाषा बता ही दी थी। आज पठार का भाग 2 है, इसमें हम अरावली पर्वत का जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लिखिएगा भारतीय पठार। भारतीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। भारतीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, हिमालय से भी पुराना भाग है। ये लिख लीजिएगा। चलिएगा, अब लिख लीजिएगा दोस्तों आप पठार। कल परिभाषा मैंने आपको बताई दी थी कि पठार वह क्षेत्र होता है जो सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ होता है, परंतु ऊबड़ खाबड़ या उस पर पहाड़ नहीं पाए जाते ऊंचे ऊंचे। ओके, ज्यादा पहाड़ नहीं पाए जाते, पहाड़ियां पाई जाती है। ओके, चलिए अब लिखिएगा दोस्तों आप भारतीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत के पठार को 5 भागों में
5 भागों में बांटा गया है। ओके दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं भाग? केंद्रीय उच्च भूमि का पठार, केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि का पठार। ओके। नंबर 2 है केंद्रीय उच्च भूमि का पठार पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। ओके। नंबर 3 पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर भारत, या इसे को हम कहेंगे उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत का पठार। ओके। नंबर 4 हम कहेंगे दोस्तों दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। नंबर 5 हम कहेंगे दोस्तों दक्षिण भारत का पठार। मैंने आपको बताया भारतीय पठार को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग आपके सामने लिखे हैं। इन 5 भागों में आपका पूरा भूगोल खत्म, पूरा भारतीय भूगोल खत्म, कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। समझ गए आप? क्योंकि इतना हिस्सा ही काम देगा आपको एग्जाम की दृष्टि से। पढ़ाने को तो मैं ऊपर तक आपको इतनी बातें पढ़ा दूंगा कि आपकी पेन भी खत्म हो जाएगी। ओके, चलिए तो दोस्तों सबसे पहले लेते हैं हम किसको दोस्तों? केंद्रीय उच्च भूमि के पठार को। ओके, नंबर 1 डालिएगा दोस्तों केंद्रीय उच्च भूमि का पठार। ओके, ये भी दोस्तों हमारा 5 भागों में बटा हुआ है, केंद्रीय उच्च भूमि का पठार। ओके, अब देखिएगा आप केंद्रीय उच्च भूमि का पठार, यानी दोस्तों बात कहां की हो रही है? यहां से लेकर इतने की बात है। केंद्रीय उच्च भूमि का पठार। ओके, अरावली पर्वत, मालवा पठार, विंध्या, सतपुड़ा, सभी से में आ जाएगी। ओके, चलिए लिखिएगा केंद्रीय उच्च भूमि का पठार। नंबर 1 अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी, ये भी एक पठार है, अरावली पर्वत श्रेणी का पठार। ओके, फिर आ जाएगा आपका अरावली। नंबर 2 आ जाएगा आपका मालवा का पठार। नंबर 3 मालवा, फिर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। नंबर 4 आपकी सतपुड़ा, सॉरी विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का पठार, श्रेणी का पठार। सब जगह आप पठार लगा लेना दोस्तों, आप बहुत समझदार हैं। सतपुड़ा, ओके, सतपुड़ा का पठार। तो बताइएगा केंद्रीय उच्च भूमि का पठार इतना है। ओके, चलिए देखिएगा दोस्तों, ये है आपकी अरावली, इस पर हम इस वक्त चर्चा करने वाले हैं। ओके, उत्तर में दिल्ली है और यहाँ पे गुजरात,
गुजरात मैंने यहाँ तक है, गुजरात आप लिख रहे हैं नक्शे में, गुजरात कहाँ तक है दोस्तों, यहाँ तक है। ओके, ऐसे कर सकते हैं आप। ओके, तो लिखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात, अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? तो लंबाई लिख लीजिएगा 800 किलोमीटर। ओके, चलिए कहां से कहां तक है? जो गुजरात के एक स्थान है दोस्तों, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली में, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली में, दिल्ली के मजनू टीला तक, दिल्ली के मजनू टीला तक विस्तारित है। ओके दोस्तों, सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। गुजरात के पालमपुर से दिल्ली के मजनू टीला तक विस्तारित है आपकी क्या, अरावली की पर्वत श्रेणी। ओके, चलिए अब बात आई दोस्तों, ये कितने राज्यों में है? तो देखिएगा, गुजरात से ऊपर की ओर चलिएगा, गुजरात, फिर आएगा आपका राजस्थान। ओके, क्या आएगा? राजस्थान। फिर आएगा आपका हरियाणा, फिर आएगा आपका दिल्ली। ओके, दिल्ली, सही है दोस्तों। अब लिखिएगा इसकी सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अरावली पर्वत के, लिखिएगा अरावली पर्वत के दक्षिणी भाग की पहाड़ी, दक्षिणी भाग को राजस्थान में क्या बोलते हैं दोस्तों? मोस्ट जरगा पहाड़ी। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है दोस्तों कि बताइए, भारत में जरगा पहाड़ी किस राज्य में है? ओके, तो अरावली पर्वत का दक्षिणी भाग है जो राजस्थान में जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और अरावली पर्वत का उत्तरी स्थान को दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? दिल्ली रिज। रे पे छोटी की मात्रा रिज है, रेंज मत लिख लेना, रेंज का इस्तेमाल बहुत होता है, पर रिज है, रिज। ओके, दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ।
कैम्बियन प्री कैम्बियन युग में हुआ था। ओके, इसका मतलब ये अरावली पर्वत लिखेगा, अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन या प्राचीन पर्वत है। इसको एक नाम और दिया जाता है, विश्व का कैसा पर्वत है? अवशिष्ट यानी बचा हुआ। आप और कह सकते हैं कि ये क्या है? अपने अंतिम चरण पर है, अपने अंतिम चरण पर है। ओके, अपने अंतिम चरण पर है। ये कभी को दोस्तों हिमालय से भी नया है, हिमालय से पहले इसका जन्म हुआ था। अब पता नहीं कौन सा पर्वत था ये, पर ये जो अब इस वक्त है, हमने इसको नाम अरावली दे रखा है। और ये प्रतिदिन छोटा ही होता चला जा रहा है। बारिश के कारण, अपर्दन किससे होता है? यानी कि वर्षा से, हवा से भी अपर्दन होता है। ओके, चलिए, विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला किस देश में है? भारत में, हमारे राजस्थान में अरावली। ओके, अपने अंतिम चरण पर है। सही है दोस्तों, लिखिएगा इसकी स्थिति भारत के उत्तर पश्चिम में है। ओके, देखिएगा उत्तर पश्चिम, तो बीज की दिशा उत्तर, बीज का स्थान उत्तर पश्चिम। ओके, चलिएगा, जो किस दिशा में फैली हुई दोस्तों? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई। आप देख लीजिएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई। ये सीधी नहीं है, कभी आप ऐसे सीधे समझ लेना, थोड़ी टेढ़ी है। ओके, चलिए, अब लिखेगा आप अरावली पर्वत। आप लिखिए दोस्तों अरावली पर्वत। पहले मैं यहाँ आपको अरावली पर्वत की स्थिति बता दूं। ऐसे है दोस्तों ये। ओके, ये अरावली पर्वत है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है दोस्तों? एक सांभर झील है। ओके, सांभर झील इसके पश्चिम में, पहाड़ी के पश्चिम में सांभर झील। ओके, फिर यहाँ से, इस पहाड़ी से दो नदियाँ निकलती हैं। लिखिएगा, इस पहाड़ी से, अरावली से दो नदियाँ पश्चिम की ओर से निकलती है। ओके, नंबर 1 क्या है दोस्तों? आप कहेंगे लूनी नदी। ये गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। पर अगर दोस्तों आए कि बताना जरा, ऐसी कौन सी नदी है जो एक ही राज्य में लुप्त हो जाती है, तो इसका मतलब राजस्थान में कौन लुप्त हो रही है दोस्तों? राजस्थान में ही लुप्त हो जाए, तो आप कहेंगे लूनी। ओके,
लूनी नदी लुप्त राजस्थान के थार मरुस्थल में हो जाती है। थार मरुस्थल देख रहे हैं दोस्तों, ये इतना या इतना समझ लीजिएगा, ये थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीष्म मरुस्थल का उदाहरण है। दुनिया के सबसे बड़े ग्रीष्म मरुस्थल का उदाहरण हमारे भारत में, कितनी अच्छी बात है। ओके चलिए, राजस्थान में ही लुप्त हो जाती है लूनी। क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में ही लुप्त हो जाती है। तो राजस्थान के थार मरुस्थल में लुप्त होकर नीचे नीचे जाकर, रेत के नीचे जाकर कच्छ के रण में निकलती है। कच्छ के रण में काफी वनस्पति है, अरब सागर के किनारे है। ओके, यहाँ पर यह है कच्छ का रण। ओके, खंबात की खाड़ी, सॉरी खंबात, ये क्या है, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी। ओके, कच्छ की खाड़ी में जाकर खत्म हो जाता है मामला किसका, लूनी नदी का। ओके चलिएगा, ऐसी नदी जो दोस्तों एक ही राज्य में यानी जमीन में ही लुप्त हो जाए, उस नदी के लिए एक शब्द आया है। क्या है दोस्तों, द रिवर ऑफ एफी मेरल, ये शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ओके चलिए, एक नदी और है, यहां से निकलती है ऐसे, ऐसे निकल जाती है, कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। मैंने कल भी आपको बताया। ओके, कौन सी है, माही नदी। सही है दोस्तों। फिर इधर से एक नदी निकलती है पूर्व दिशा से, बनास नदी। क्या नाम है दोस्तों इसकी, पूर्वी दिशा से बनास नदी निकलती है। बनास, बनारस में समझ लेना, बनास नदी निकलकर, बनास नदी निकल कर, बनास नदी निकलकर चंबल में मिल जाती है। चंबल में मिल जाती है। ओके देखिएगा, यहां से 2 नदियां निकल गई और ऐसे यहां से निकलेगी और ये चंबल, चंबल किस में मिल रही है दोस्तों, ये ऐसे और ये ऐसे, ये गंगा है, यमुना है। चंबल जाकर यमुना मिल रही है और यहाँ से काली सिंधु निकलकर चंबल में मिल रही है और ये यहाँ से बेतवा नदी भी यमुना मिल रही है और यहाँ से कौन सी नदी है दोस्तों, ये पूर्वी दिशा से बनास नदी निकलकर चंबल में मिल रही है। ओके चलिए, अब देखिएगा दोस्तों क्या आ रहा है और इसमें, अरावली पर्वत प्रसिद्ध किसके लिए है, तो लिखिएगा अरावली, अरावली पर्वत। इसको एक नाम और दिया जाता है दोस्तों, अपरदित, अपरदित पर्वत। ओके, पर्वत या पहाड़ी, अपरदित पहाड़ी भी कह सकते हैं आप इसे। ओके, अपरदित जिसका अपरदन यानी टूट फूटना स्टार्ट हो। ओके, हिमालय का स्टार्ट टूटना फूटना नहीं, क्योंकि वो अभी भी बन रहा है, उसके आंतरिक हिस्से अभी भी बन रहा है, क्योंकि प्लेट है ना दोस्तों, वो प्लेट ऐसे अब भी जोर मार रही है, बह रहे हैं, महाद्वीप बह रहे हैं। मैं आपको इस भूगोल में अच्छे से बताऊंगा। ओके चलिएगा, यही कारण है जब बह रहे हैं अंदर से हलचल हो रही है, तभी तो हिमालय पर काफी भूकंप आते रहते हैं और यहाँ पर इस पठार पर हमारे को कभी भूकंप नहीं आते, इतने हिस्से पर कभी भूकंप नहीं आते, पर अपवाद हर जगह अपवाद है। कोयना महाराष्ट्र में भूकंप आया था, दक्षिण अमेरिका में, सॉरी दक्षिणी भारत में भी कभी कभी भूकंप आता है। यहाँ पर क्यों नहीं आता, क्योंकि ये स्थिर हो गया, मलबा स्थिर हो गया। यहाँ पर एक पर्वत था अरावली, अब वो धीरे धीरे अरावली पर्वत पे कभी भूकंप नहीं आ सकता, ये वैज्ञानिकों ने भी बात मान ली है, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये खत्म होने की कगार पर है। ओके चलिए,
अरावली पर्वत यानी अवशिष्ट पर्वत का सबसे ऊंचा टीला क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू टीला है। टीले की जगह आप पर्वत भी लगा सकते हैं या पहाड़ी भी लगा सकते हो। जिस का सर्वोच्च स्थान या सर्वोच्च चोटी लिख लीजिए आप। चोटी क्या नाम है दोस्तों? गुरु शिखर। गुरु शिखर। ओके। ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर। ओके। इस पर ये एक प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है दोस्तों? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जैनों का ये मंदिर दिलवाड़ा। ओके। चलिएगा अब लिखिएगा अरावली। ये तो आपने लिख लिया है। पूछता है कि बताइए भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है, तो आप बताएंगे या पर्वत है, कौन सा है? अरावली। ओके। अब लिखिएगा यदि किसी पहाड़ी की ऊंचाई 800 मीटर से कम है तो वह पहाड़ी कहलाती है। कहलाती है। पर्वत पर किसी भी स्थान, पहाड़ी में लिखिएगा किसी स्थान या टीला लिख लीजिएगा की ऊंचाई 800 मीटर से कम है तो वह पहाड़ी कहलाती है। यदि 1000 मीटर है तो हम उसको क्या कहेंगे दोस्तों? पर्वत। ओके। पर्वत कहेंगे। सही है ना दोस्तों? कितना आया समझ में आपकी? चलिए दोस्तों तुम्हें देखती हूँ तो लगता है से कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अब लिखिएगा दोस्तों आप थार। थार मरुस्थल तथा सांभर झील। सांभर संभाल लिखा गया। सांभर झील के मध्य यानी बीच में कौन सी नदी है? लूनी नदी। ओके। चलिएगा लूनी नदी है। और जो दोस्तों दिल्ली में इसकी शाखा है ना, दिल्ली में जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को क्या नाम दिया गया था? दिल्ली रिज। इस पर ही कौन सी पहाड़ी है? रायसीना। रायसीना की पहाड़ी है। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में दिल्ली रिज के अंतर्गत आती है ये रायसीना की पहाड़ी। इस पर ही क्या है दोस्तों? हमारा राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन है। ओके। बस दोस्तों
लगभग कोई क्वेश्चन नहीं बचा इससे। एक और लिख लीजिए इससे, अरावली पर्वत से हमको भवन निर्माण सामग्री प्राप्त होती है। सामग्री जैसे चूना पत्थर, ओके, चूना पत्थर या संगमरमर भी प्राप्त होता है, संगमरमर, या जिप्सम भी लिख लीजिए आप, जिप्सम भी प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों आपकी अरावली पहाड़ी हमने खत्म कर दी। सही है दोस्तों। तो चलिए कल के लिए हम 4 क्वेश्चन फिर से देते हैं आपको, है ना, आपको मजा भी आएगा। ओके, चलिए आज हम आपको किस सब्जेक्ट से दें क्वेश्चन, हम चाह रहे हैं आज आपको हम बायोलॉजी से दें क्वेश्चन। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों रक्त के बारे में। रक्त में पहला क्या, 4 क्वेश्चन लिख लीजिए, बता रहा हूं, रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। फिर रक्त का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है। ओके, रक्त का पीएच मान कितना होता है। फिर रक्त में कितनी प्रकार की कणिकाएं या वेसल्स पाई जाती हैं। ओके, नंबर 4, मनुष्य का रक्त क्या है। ओके, चलिएगा दोस्तों, रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, पीएच मान कितना होता है, कितने प्रकार की कणिकाएं यानी वेसल्स पाई जाती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एनीबॉडी, मनुष्य का रक्त क्या है। ओके, यह आपका कल का मैंने होमवर्क दिया आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल एक नए पठार के साथ। मालवा को लेंगे कल हम, मालवा के साथ साथ फिर बुंदेलखंड को भी ले लेंगे। ओके, चलिएगा दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।